धन्यवाद देना चाहूँगी पंकज तिवारी जी का, धीरज तिवारी जी का, कि RPIC स्कूल और रोटरी क्लब निर्नौल जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित किया। बहुत मेहनत लगती है किसी भी समारोह को, किसी भी ऐसे प्रोग्राम को आयोजित करने में। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम सब तो बैठे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं और वो चिंतित है कि सब ठीक हो जाए। तो बहुत बहुत तालियों के साथ उनकी मेहनत को एक बार हम सराहेंगे, एक बार उनको सराहेंगे कि कितनी मेहनत से उन्होंने आयोजित किया है। पेरेंट्स को बुलाना, बच्चों को बुलाना, समाज के विशिष्ट लोगों को बुलाना, उनको सम्मानित करके आगे इस कार्यक्रम को लेके जाना अपने आप में उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी को दिखाता है। थैंक यू RPIC एंड रोटरी क्लब फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आपने मुझे बुलाया, ये मौका दिया कि मैं इतने प्यारे बच्चों से बात कर सकूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं महाराजगंज के बारे में पढ़ रही थी, जब मुझे इनविटेशन आया, तब तक तो मुझे पता ही नहीं था महाराजगंज कहाँ, किधर जाना है हमें। तो महाराजगंज के बारे में जब पढ़ रहे थे तो एक कहानी सामने आई, शिवमन लाल जी सक्सेना की। आप जानते हैं उन्हें? कौन कौन जानता है? अरे वाह, बहुत लोग जानते हैं। शिवमन लाल जी सक्सेना 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, एक प्रोफेसर थे एंड्रूज कॉलेज में, और उन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए गांधी जी की गुहार पे नौकरी छोड़ी, पूरे आंदोलन में उन्होंने आगे बढ़े। उनके शोल्डर पे, उनके कंधे पे गोली लग गई। उसके बाद भी वो लड़ते रहे, 2 साल जेल में रहे और पूरी शिद्दत से तब भी लड़ते रहे। वहां से भी अपनी पूरा आंदोलन उन्होंने जारी रखा और आज़ादी लेकर आए। देश के लिए उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया, वो पता है कहाँ के थे? कहाँ के थे? महाराजगंज के। ये देश की आज़ादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस महाराजगंज का है। तो उस सैक्रिफाइस के लिए, उन लोगों के सैक्रिफाइस के लिए जिनके कारण आज हम ये सांस ले पा रहे हैं, हमारे करियर चॉइसेस के बारे में बात कर पा रहे हैं कि क्या बनना है, कि क्या कोई व्यक्ति सीधा DM भी बन सकता है, क्या कोई CEO भी बन सकता है, कोई कहाँ तक जा सकता है, कोई सीमा नहीं है। ये उन सबके सैक्रिफाइसेस का नतीजा है। तो एक बार तालियां उनके सैक्रिफाइसेस के लिए, शिवमन लाल जी सक्सेना के लिए हो रहा है, जिन्होंने महाराजगंज का नाम इतिहास में लिख दिया। बिल्कुल। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हुए हैं हमारे यहाँ। रामेश्वरम के छोटे से गांव से एक लड़के ने सोचा कि मुझे कुछ करना है जीवन में। क्या करना था? बस पढ़ना था। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, मेहनत करी, इच्छा और सपना तो था पायलट बनने का, लेकिन वो पायलट बन नहीं पाए। उस वक्त मेडिकल में फेल हो गए, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन गए। कौन है वो, बताओ? APJ अब्दुल कलाम सर। और उसके बाद बने वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसी ने सोचा था रामेश्वरम का मछुआरों की फैमिली में जन्मा हुआ वो बच्चा एक दिन भारत का प्रेसिडेंट बन जाएगा? किसी से उस वक्त पूछते तो कोई नहीं मानता। और हो सकता है कोई एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे भी बैठा हो, महाराजगंज से भी तो हो सकता है, अफसर यहाँ बैठे हो छुपे हुए। तो आज की स्थिति को देख के कभी ये मत सोचना कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, जहाँ हम कहीं पे भी सकते हैं, क्योंकि देश आजाद है। अब हम जा कहीं पर भी सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी आज की प्रेसिडेंट कहाँ से? छोटा सा ट्राइबल इलाका है मयूरभंज, वहां से उठ के आज वो देश की अगुवाई कर रही है। लेकिन इन सब कहानियों में एक बात आप हमेशा इस बात को देखेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर है, एक ऐसी चीज है जो सब में कॉमन है। बताओ क्या कॉमन है?
पेशेंस, हाँ पेशेंस रखा उन्होंने, और एक दो लोग डिटर्मिनेशन, हाँ डिटर्मिनेशन, और कंसिस्टेंसी। बड़ी सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले इन सारी चीजों की डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, करेज, ये सारी चीजों की शुरुआत होती है पहली इस इच्छा से कि कितना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो। हाउ मच सैक्रिफाइस आर यू रेडी टू डू? अगर सोना पसंद है, अगर आराम पसंद है, तो क्या ये सपने पूरे हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइस ये डिफाइन करता है कि हम आगे कितना बड़ा सपना देखें। जितना बड़ा सैक्रिफाइस उतना बड़ा सपना। क्या आप उस मेहनत के लिए तैयार हो जो एपीजे अब्दुल कलाम सर ने करी, शिव मल्लाजी सक्सेना ने करी, द्रौपदी मुर्मू जी ने करी, और आप ही के यहाँ से एक सिविल सर्वेंट निकले हैं, क्या नाम है उनका? बताओ। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, 2013 बैच। अभी कौन है, कहाँ पर पोस्टेड है? डीएम जबलपुर। अभी यहाँ पर डीएम साहब आके गए, आपने देखा? जब वो आए तो किस तरीके से आए? उन्होंने आए, स्टेज पे बैठे, वहां से सबको प्राइजेस दिए, सबको बताया। ये ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके लिए क्या लगती है? मेहनत। कहीं पर भी लाइफ में पहुंचना हो, कहीं पर भी। अभी आप लोग 12वीं कक्षा पास कर रहे हो, अभी नहीं कर रहे हो, कुछ 11वीं के बाद करेंगे, कुछ 10वीं के बाद करेंगे, और उसके बाद हमारे पास दो रास्ते खुलते हैं। दोनों रास्ते बहुत अच्छे हैं। एक रास्ता खुलता है प्राइवेट की तरफ, जिसमें प्राइवेट नौकरियां, और हम दूसरा क्या, बिजनेस। जैसे एमबीए करके मैनेजर रखते हैं लोग। कई लोग डिजिटल इंडिया के तहत आईटी की तैयारी करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हार्डवेयर बनाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं। बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स बनते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, एआई एक्सपर्ट्स, इन सब तरफ जाते हैं। जब हम प्राइवेट की तरफ जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है प्राइवेट में जाने के लिए? बताओ। अगर आपको प्राइवेट में सबसे ऊपर पहुंचना है, उसमें मेहनत करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? हार्डवर्क। यस, हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? हार्डवर्क के साथ साथ स्किल्स सीखने पड़ेंगे। अब डिग्रियों का समय गया। अब कोई व्यक्ति जब किसी को नौकरी पर रखता है, कोई उद्यम की तरफ आगे बढ़ता है, तो कोई डिग्री नहीं पूछता। क्या पूछते हैं? काम आता है? आपको आता क्या है? स्किल्स। तो जिन भी बच्चों को प्राइवेट की तरफ जाना है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे वो उद्यम हो, उन्हें किस तरफ उन्हें ध्यान देने की जरूरत है? स्किल डेवलपमेंट। यानी अगर आप स्कूल में भी हो तो भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, जिनसे आप तैयारी, स्किल्स सीख सकते हो। आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, क्योंकि प्राइवेट के अंदर टोटल बात इस बात पर डिपेंड करती है कि कितनी जल्दी सीखते हो, उसके बाद कितनी जल्दी पुरानी चीज को भूल के नई चीज सीख लेते हो। क्योंकि टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है, कितनी तेजी से बदल रही है टेक्नोलॉजी, बहुत तेजी से। यहाँ पे बहुत सारे बड़े लोग बैठे हैं। कुछ समय पहले तक आपने चैट जीपीटी का नाम सुना था? 2 साल पहले तक किसी ने सुना था? दो साल पहले किसी ने चैट जीपीटी नहीं सुना था। 10 साल पहले किसी ने क्रोम और ये सारी बातें नहीं सुनी थी कि हम इंटरनेट से गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, ये सुना था 10 साल पहले? 10 साल पहले नहीं सुना था। उसी के और 20 साल पीछे चले जाओ, फोन कैसे थे?
नोकिया डब्बा वाला फोन, जीपीएस नहीं होता था, और आज बिना लोकेशन लगाए लोग घर नहीं जा पाते। कितने लोग अपना घर लोकेशन लगा के ढूंढते हैं, यहाँ पे ढूंढते कि नहीं ढूंढते, कहीं जाना होता है पहले क्या लगाते हैं, पहले लोकेशन लगाते हैं। किसी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए होती है तो पहले क्या करते हैं, गूगल सर्च। कुछ सीखना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाके तुरंत टाइप करते हैं। आज भी अगर आपको कुछ नहीं आया, कोई सवाल नहीं आपसे सॉल्व हो रहा, आपको किसी देश की राजधानी पता करनी है, आपको पता करना है ये वेनेजुएला में क्या हो गया, क्या करोगे? पड़ोसी से तो पूछ नहीं सकते, उसको भी नहीं आता, पेरेंट्स को भी नहीं आता, है ना? टीचर से पूछने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, लेकिन हमें तो तुरंत जवाब चाहिए, यूट्यूब, फटाफट गूगल। यानी 20 साल पहले से आज हमारी इंफॉर्मेशन सर्चिंग अलग हो गई, हमारा सोचने का तरीका अलग हो चुका है। तो कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, उतनी ही तेजी से हमें अपने स्किल्स बदलने पड़ेंगे। तो जिन्हें प्राइवेट में जाना है उन्हें किस चीज के लिए तैयार रहना है, स्किलिंग, अनस्किलिंग, रीस्किलिंग। आज सीखा, जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदलेगी उतनी तेजी से हम आगे वाली टेक्नोलॉजी सीख लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो समय के साथ चलेगा वही वहां पर उत्कृष्ट पोजीशन तक पहुंच पाएगा। तो तेजी से बदलना, डायनामिज्म बहुत जरूरी। दूसरा एक रास्ता हमारा निकलता है सरकारी नौकरियां। अलग लेवल्स पे सरकारी नौकरियों की तरफ बच्चे जाते हैं। जब आपको सरकार में जाना है तो आसान है क्या? आसान तो नहीं है, क्योंकि सरकारी महकमे में एंट्री बहुत मुश्किल है। एंट्री एक एग्जाम के तरफ, और उस एग्जाम की तैयारी में कितने लोग लगे होते हैं, बहुत सारे। तो उन सबको पछाड़ के वहां तक पहुंचने के लिए आपको उस उम्र में मेहनत करनी है जिस उम्र में बाकी लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, जब बाकी लोग फोन पर हैं, जब बाकी लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कॉलेजेस के अंदर मस्ती या कॉलेज का माहौल का मजा उठा रहे हैं, उस दौरान अगर आप पढ़ाई करते हो तो उसका रिवॉर्ड मिलता है। ऐसा होता है ना कि आपने किसी ने ज्यादा सैक्रिफाइस किया, तब उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है। इसको ऐसे समझिए कि एक बार भगवान बुद्ध और एक फकीर आपस में मिले, तो भगवान बुद्ध और फकीर आपस में मिले, तो फकीर जिसने कुछ था ही नहीं उसके पास, उसने कहा मैंने भी सब कुछ छोड़ दिया। भगवान बुद्ध ने कहा मैंने भी सब कुछ छोड़ दिया। तो किसी ने आके फकीर से पूछा तुम्हारे पास था क्या? उसके पास तो कुछ था ही नहीं, उसने क्या छोड़ दिया? भगवान बुद्ध ने छोड़ा, राजपाट छोड़ा, सारी चीजें छोड़ी। तो जब हमारे पास डिस्ट्रैक्शन है तब छोड़ोगे तभी तो कुछ मिलेगा। तो अभी सबसे ज्यादा जीवन में डिस्ट्रैक्शन है और अभी छोड़ के आपको सफलता के लिए आगे बढ़ना है। अच्छा, कितने बच्चे किसी भी सफलता के लिए, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट, सफलता के लिए मेहनत करने को तैयार है, मेहनत करना चाहते हैं? हाँ तो पूरा उठाओ, इसमें भी शुरू मारो। मेहनत करना चाहते हैं? अच्छा, कौन सच मेहनत करता है? चाहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन कौन सच मेहनत करता है? देखो, अपने आप हाथ 1/10 हो गए, 90% लोग कहां चले गए? कहां गए 90% बच्चे? उन्होंने सोचा मेहनत तो करनी चाहिए, लेकिन जैसे उन्हें लगा अच्छा मेहनत करनी पड़ेगी, असलियत में
प्रतिशत हाथ नीचे हो गए। और अभी इसके बाद का एक स्टेप और है कि सच में जब पढ़ने बैठना पड़ेगा तब। तो लोग कहते हैं ना सफलता बड़ी मुश्किल है, सफलता मुश्किल नहीं है, बस ये जर्नी है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो सिर्फ सोचेंगे, करेंगे कभी नहीं। तो वो आपका कंपटीशन है नहीं, वो तो कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि वो तो सोच रहे हैं। जैसे जब आप तैयारी करना शुरू करोगे किसी भी चीज़ की, MBA की तैयारी कर रहे हो या आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, किसी भी डिजिटल एनालिस्ट की तैयारी कर रहे हो, डेटा एनालिस्ट की तैयारी कर रहे हो, पास पड़ोस रिश्तेदार सबसे पता है पहले क्या कहने लगेंगे? अरे हमें तो पता है शर्मा जी का बेटा भी कर रहा था, अरे वर्मा जी की बहू कर रही थी, उन्होंने भी बहुत साल तैयारी करी, कुछ नहीं हुआ, उसने ऐसा किया, उसका हो गया। अब आपके पास बहुत सारी कहानियां आ जाएंगी, लेकिन इनमें से किसी कहानी से ये डिसाइड नहीं होता कि आप मेहनत करोगे या नहीं। ये किस बात से डिसाइड होता है कि आप मेहनत करोगे या नहीं जीवन में? ये डिसाइड होता है कि आप में कितनी भूख है सक्सेस। जिस व्यक्ति के अंदर भूख नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर हंगर नहीं है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है या मुझे महाराजगंज का नाम कहीं लिखवाना है कि मेरे नाम से महाराजगंज जाना जाए, कि यहाँ से ये लड़की निकली, इसने इतना बड़ा काम किया, कि यहाँ से वो लड़का निकला जिसने महाराजगंज का नाम किया। अगर आपके अंदर वो भूख नहीं है तो सब ठीक है, लेकिन अगर भूख है तो मेहनत करो, तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है किसी को भी। इसीलिए कोई नेता नहीं मान लेता क्योंकि उसने कहा कि मैं नेता हूं। कैसे बनता है कोई इंसान आगे? अपनी मेहनत से, जब वो डिजर्व करने लगता है। तो आप में से कितने लोग अपने आप को डिजर्विंग मानते हो कि भाई हाँ हम आगे सक्सेसफुल होने के डिजर्विंग हैं? डिजर्विंग है? हाँ, गुड। जिन्होंने हाथ नहीं खड़े करे वो अभी हार गए हैं। वो तो लड़ाई होने से पहले हार गए। कुरुक्षेत्र तो शुरू भी नहीं हुआ था, उसके पहले भाग गए। ऐसा मत करो। बिना लड़े तो कोई जय जयकार नहीं होती। ये बात याद रखना कि बिना लड़े जय जयकार नहीं होती। तो अगर आपको भी कभी भी अपने जीवन में जय जयकार चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। कोई भी टीचर आपको गाइड कर सकता है, जैसे कृष्ण भगवान ने गाइड किया था, गाइड कर सकता है, लेकिन युद्ध किसे लड़ना पड़ेगा? आपको खुद, स्वयं। मैं देख रही थी जब यहाँ पे बच्चे डांस कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे वहां खड़े थे, यहाँ पे भी, तो वो पब्लिक को देख रहे थे। वो डांस कम पब्लिक के चेहरों की तरफ ज्यादा देख रहे थे कि कौन कैसे देख रहा है, कौन कह रहा है कि अच्छा डांस किया, कौन कह रहा है बुरा डांस किया। खुल के डांस नहीं कर रहे थे वो, एकदम आनंद जो नृत्य का है वो ले रहे हैं। और जब तक हमें दूसरों की ओपिनियन से फर्क पड़ेगा तब तक हम कहीं नहीं जा पाएंगे। अच्छा, एक कहानी सुनाती हूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे, कहानी के बाद हम आपके सवाल लेंगे, ठीक है? तो एक बार एक पिता और पुत्र जा रहे थे घोड़े के साथ। तो पुत्र घोड़े पे बैठा था और पिता पैदल चल रहे थे। थोड़ा आगे बढ़े लोगों ने कहा, कैसा बाप है, बताओ कैसा बेटा है, खुद तो घोड़े पे बैठ गया और बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, इसको तो सही करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, पिता घोड़े पे बैठ गए, पुत्र पैदल चलने लगा। फिर लोगों ने कहा, अरे
ये कैसा पिता है, खुद घोड़े पे बैठ गया और बेटे को पैदल चला रहा है। तो उन्होंने कहा ये भी गड़बड़ है, दोनों बैठ गए। तो लोगों ने कहा कितने निर्दयी लोग हैं, दोनों पिता और पुत्र बैठ गए घोड़े पे और घोड़े की जान निकाल रहे हैं। तो उन्होंने दोनों उतर गए, घोड़े को लेके चलने लगे। तो लोगों ने बोला अरे बड़े पागल हैं, जब घोड़ा साथ में है तब भी दोनों पैदल ही चल रहे। तो लोग तो हमेशा, कभी आपको ऐसा मिलेगा कि सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, अगर आप आगे बढ़ लो सब कह रहे जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था, ये वो कह रहे तुम्हारा ही इंतजार था, जाओ सिंहासन लो। ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। तो जब भी आपको कोई व्यक्ति समाज में, परिवार में, कहीं से भी आके ये बोले कि अरे क्या कर रहे हो, अरे बिटिया पे इतना पैसा लगा रहे हो, बिटिया को इतना पढ़ा रहे हो, क्या होगा, या बेटे को पढ़ने के लिए भेज रहे हो या बिटिया को पढ़ने के लिए भेज रहे हो, तो उसमें वो कहानी याद कर लेना। कौन सी वाली कहानी? पिता पुत्र और घोड़े की। कि आप नहीं भेजोगे तो क्या बोलेंगे? अगर भेज देता तो आज शायद लड़की कुछ बन जाता, लेकिन इसने तो भेजा नहीं। और भेज दोगे तो अरे बाहर भेज दी लड़की, अब दिल्ली जा रही है, मुंबई जा रही है, कैसे रहेगी, क्या करेगी? आप पढ़ने लगोगे तो शादी में नहीं गए तो क्या बोलेंगे लोग? अच्छा बड़े घमंडी हो रहे हैं, शादी में नहीं गए, अच्छा बड़ा पढ़ के कलेक्टर बन रही है लड़की। और शादी में चले गए तो इसको पढ़ना लिखना थोड़े ना यही करना है, शादी फंक्शन करते हैं ऐसे। तो ये तो हमें मान के चलना है कि पब्लिक ओपिनियन कभी सबके साथ नहीं होगा, कोई आपको आगे नहीं बढ़ाने वाला। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले खुद समझना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। आप में से कितने लोगों को पता है कि उन्हें क्या करना है जीवन में? आगे वाले भी बता सकते हैं, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है जीवन में? पता है? वेरी गुड। क्योंकि आधी लड़ाई हमने तभी जीत ली जब उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है जीवन में। दूसरी लड़ाई जो करना है वो करना है, उसमें साथ मिले बहुत अच्छा, प्रशंसा मिले बहुत अच्छा, लेकिन नहीं मिले तो भी अच्छा, क्योंकि हमें तो करना है और आगे बढ़ना है। और ये बात हमेशा याद रखनी है आप सब बच्चों को कि सफलता इंसान अपने कंधे पे लेता है। जब सफल हो जाता है तब सब कंधा लगाते हैं, जब सफल हो जाता है तब सब कंधा लगाते हैं, तब सब निकल के आ जाते हैं, अरे तो ये तो मेरी मौसी का बेटा है, मैं तो जानती थी कि बचपन से हो जाएगा इसका, अरे मैं तो जानती थी ये लड़की कुछ करके दिखाएगी, एक दिन सबका नाम रोशन करेगी। ये सब कहानियां बाद में होती हैं, लेकिन सफलता अपने कंधे पे ली जाती है, क्योंकि दूसरों के कंधे पे तो क्या उठा करती है? दूसरों के कंधे पे क्या उठा करती है? अर्थियां। सफलता अपने कंधे से आती है, अपनी मेहनत से आती है। तो सबसे पहले जिम्मेदारी लेंगे अपनी सफलता की, कि चाहे कुछ भी करें, XYZ, डिजिटल एनालिस्ट बने, IAS ऑफिसर बने, नेता बने, जो बनेगा, लेकिन मुझे बनना है। किसे बनना है? तो सैक्रिफाइस किसका लगेगा? ये पीछे वाली लड़कियां कुछ नहीं बोल रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सैक्रिफाइस नहीं करेंगी, ये बैठी है एकदम गुमसुम। दोबारा से, सफल किसे होना है? सैक्रिफाइस किसका लगेगा? माँ बाप की गलती है क्या कुछ? सफलता के लिए किसकी रातों की नींदें जाएंगी? नाम रोशन किसका होगा? और तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार का और जिले का और स्टेट का भी।
थैंक यू सो मच। आई होप आप सब बच्चे बहुत बहुत एकदम जैसे कहते हैं कि आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें। और मैं चाहती हूँ कि इस भीड़ में किसी दिन कभी कोई बच्चा जब परीक्षाओं में सफल हो जाए, कंपनियां बना ले, सीईओज बन जाए, तो कभी वो मेरे पास आए और कहे कि हम वहाँ बैठे थे, आज आप हमें सुन रहे हो। मैं चाहती हूँ उधर बैठ के आपको सुनूं। मैं चाहती हूँ कि मैं उधर बैठ के आपको सुनूं और आप मुझे कहो कि एक दिन हम आपको सुन रहे थे, आज आप हमें सुन रही हैं। और वो दिन मेरे लिए बहुत गर्व का दिन होगा। और इसी तरीके से अब हम सीखते रहेंगे। और सोशल मीडिया तो सब करते हैं, लेकिन उसमें हमें क्या सीखना है? पढ़ाई की बात, करंट अफेयर्स सीखने हैं, देश विदेश के बारे में सीखना है। ये उल जुलूल चैनल्स नहीं देखने। कौन से चैनल देखने हैं? जो हमें पढ़ाई की तरफ लेके जाएं, जो हमें अवेयरनेस की तरफ लेके जाएं। ठीक है, तो आज से कौन से चैनल्स देखोगे? सेल्फ ग्रोथ। बाकी सबको क्या कर दोगे? ब्लॉक। और कितने घंटे फोन देखोगे? चलो देखते कितने। 5 घंटे कौन कौन देखेगा? 5 घंटे, 4 घंटे, 3, 2, 1। प्रतिज्ञा लेते हो? तोड़ना मत प्रतिज्ञा, क्योंकि तुमने अपने आप से ली है। तो फोन कम, पढ़ाई ज्यादा, डिस्ट्रैक्शन कम, फोकस ज्यादा। और यही है आपके पास 5-6 साल, जिसमें या तो उधर बैठोगे या इधर बोलोगे। तो चुनना आपको है, ठीक है? चॉइस कर ली? सैक्रिफाइस के लिए रेडी? थैंक यू सो मच। जय हिंद। क्वेश्चन आवर सेशन के लिए माइक और थोड़ा दे दीजिए, एक्स्ट्रा माइक जितने हैं। हाँ, उसको लेकर बीच में चले जाइए। जिन बच्चों के क्वेश्चन से वो हाथ रेस करेंगे, हैंड रेस करेंगे, जो जिनके प्रश्न आप जानना चाह रहे हैं उत्तर, पीछे लेके चले जाइए माइक। ठीक है, गार्जियन सामने दिख रहे हैं। अरुण, हाँ सर, हाँ दीजिए। आप हाथ उठाए थे, पूछना। ओके, ठीक है, पीछे। हेलो मैम, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं भी यूपीएससी करना चाहता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें इस यूपीएससी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, हमें जीरो नॉलेज अबाउट यूपीएससी, तो व्हाट शुड वी डू? देखो, 2 तरीके, क्योंकि आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे साथ अमन सर भी आए हुए हैं। तो एक तरीका ये है कि जिन बच्चों को यूपीएससी के बारे में और जानना हो, कैसे एग्जाम होता है, कितने चरण में होता है, किस तरीके से उसकी तैयारी की शुरुआत करी जाए, आप उनसे मिल सकते हैं। यहाँ पे हम उनका सेशन भी करवा सकते हैं। दूसरा, YouTube तथास्तु का चैनल है, आप उस पे जाके देखिए, आपको हर तरीके की शुरुआती हेल्प मिल जाएगी। कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, उस पे लेक्चर्स भी हैं, उस पे सारे शुरुआती लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। तो आपको बस जाना है और उनको देख के पढ़ाई शुरू करनी है। तो मैम, क्या आपने कोचिंग की सारा काम शुरू से लेनी चाहिए? दोनों तरीके। देखो, जो बच्चे, ऐसा समझिए कि किसी बच्चे में बहुत अव्वल दर्जे का डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन मतलब उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं 5 बजे उठ के ये पढ़ाई करूँगा 9 बजे तक, तो वो उठेगा भी नहीं, ठीक है। दूसरा, उसको सारी चीज़ें समझ भी आ रही है,
उसे कोई डाउट नहीं आ रहा। और तीसरा, अगर आपके पास समय भी है, आपके पास समय है कि आप धीरे धीरे चीज़ों को तैयार कर सकें, तो सेल्फ स्टडी से क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन अगर समय नहीं है, चीज़ों में थोड़ी दिक्कत हो रही है सब्जेक्ट को समझने में, तो मदद भी ली जा सकती है। वो ऐसा है कि हम दिल्ली तक पैदल जा सकते हैं, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, वरना प्लेन भी ले सकते हैं, थोड़ा समय कम लगेगा, बस वो है। जाना तो दिल्ली है, बस मेहनत थोड़ी इधर उधर है, और कुछ नहीं। नमस्ते मैम, मेरा नाम आदित्य कुमार। मेरा कोई और? मैम आपने मैंने सुना, आपने कहा कि आपने तमाम लोगों का नाम दिया, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, बुद्ध का, आपने सभी तमाम सब्जेक्ट का नाम दिया जो कि एक मुकाम को हासिल की है। और मतलब एक चीज एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे जिनके वजह से उनका नाम लिया जाता है। लेकिन अब मैंने कहीं सुना था कि उसी सिपाही की क्या जयकार होती है जो युद्ध से वापस लौट के आता है। मैम ऐसा क्यों? मतलब कि जो दिखता नहीं है, मतलब किसी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं तो उनसे 10 गुना ज़्यादा भी मेहनत करते हैं, पर वो चमकते नहीं है उनके जैसे। उनका नाम कोई क्यों नहीं लेता? बिल्कुल बात सही है, क्योंकि इतिहास विजेता द्वारा लिखा जाता है। ये इतिहास की एक कमी कह लो, इतिहास का एक फीचर कह लो। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर महाभारत कौरव लिखते और कौरव जीतते तो कुछ अलग होती कि नहीं? लेकिन सच्चाई क्या है कि वो महाभारत कौन जीता? पांडव। तो जब पांडव जीते तो इतिहास कौन लिखेंगे? पांडव। तो वो उसी तरीके से लिखेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि युद्ध में बहुत लोग जाते हैं, लेकिन हर किसी को सेना मेडल नहीं मिलता, हर किसी को चक्र, जो हमारे इतने सारे अशोक चक्र और ये सारे हमारे मिलते हैं ना, गैलेंट्री अवार्ड्स, सबको नहीं मिलते। बहुत लोग इलेक्शन लड़ते हैं, क्या सब बन पाते हैं मंत्री सांसद? बहुत लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, क्या सब बन पाते हैं? नहीं बन पाते। लेकिन क्या इसका मतलब तैयारी ना करें, कोई युद्ध पे ना जाए? युद्ध पे तो जाना पड़ेगा ना। लेकिन किस चीज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए? युद्ध पे जाना पड़ेगा तो तैयार रहना चाहिए कि जीत भी हो सकती है और हार भी हो सकती है। जिस दिन जीतेंगे उस दिन चमकेंगे, जिस दिन हारेंगे और तैयारी करेंगे, किसी और चीज की करेंगे, रास्ता बदल लेंगे, लेकिन जर्नी जारी रखेंगे। अमिताभ बच्चन को रेडियो ने फेल कर दिया था, पता है कि नहीं बात ये? अमिताभ बच्चन को रेडियो ने फेल कर दिया कि बड़ी खराब आवाज है। आज वो आवाज लेजेंडरी बन गई। जेके रॉलिंग की किताब को लोगों ने कह दिया, इतने पब्लिशर्स के पास गई, किसी ने नहीं छापी, सबने कहा बेकार है एकदम। जब वो छपी तो सालों बेस्ट सेलर रही। तो ऐसा नहीं कि कोई भी हार फाइनल होती है, कोई जीत भी फाइनल नहीं होती। लोग जीत के भी हार जाते हैं, कई लोग हार के भी जीत जाते हैं, लेकिन जर्नी जारी रहनी चाहिए, आपके युद्ध जारी रहने चाहिए। आपने तैयारी करी, आप विजेता हो गए, बहुत बढ़िया। नहीं करी तो दूसरे इतने रास्ते हैं, उन रास्तों पे आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति एक ही तरीके, अगर बंदर है तो उसको पेड़ पर चढ़ने का टेस्ट सही है, लेकिन मछली है तो अगर मछली और बंदर के बीच में हमने एग्जाम लगा दिया कि कौन बेहतर पेड़ पर चढ़ेगा, तो हर बार कौन जीतेगा? और अगर पानी में तैरने का हो गया तो पहले ये देखना है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम किसमें अच्छे हैं, उसी प्रतियोगिता में जाना है। ठीक है? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Myself is Sharma, student of class 9th 1. मैम मैं आपसे ये पूछना
चाहिए। मैम, एक अच्छे सिविल सर्विसेज के लिए कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा बेहतर होते हैं? सिविल सर्विसेज के लिए थैंक यू सो मच। सिविल सेवा में आने के लिए सारे ही सब्जेक्ट अच्छे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो डेंटल सर्जन थी, साइंस की बैकग्राउंड से, सिविल सर्विसेज में हुई। कितने सारे इंजीनियर जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं, सीए जाते हैं, सिंपल बीए करके जाते हैं, बीएससी करके जाते हैं, बीबीए करके जाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा जो ओवरलैप है जिस सब्जेक्ट का, वो है जो बीए में पढ़ाए जाते हैं, जो कि हमारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज लेते हैं तो आपके सिविल सेवा में वो वाले सब्जेक्ट आपको मदद करते हैं, ठीक है? गुड आफ्टरनून मैम, माई सेल्फ अमिता ओझा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जैसे बताइए कि किसी का ओपिनियन का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बट एट लास्ट हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी बच्चों का हमारे सामने सराहना होता है तो हम उसी को ज़्यादा फोकस करते हैं, टीचर का भी उसी पर, अरे ये बच्चा पढ़ने वाला, तो हम इस चीज़ से कैसे डिमोटिवेट ना हो? देखिए, जब तक हम दूसरों को देखते रहेंगे ना, तब तक हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। ऐसा समझिए, कौन सी बच्ची थी? खड़े हो बेटा। हाँ, ठीक है, ओ। तो अगर मेरी खुशी, मेरा गम, मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा डिमोटिवेशन किसी और के हाथ में है, तो मेरी चाबी किसके हाथ में है? मेरी चाबी किसके हाथ में है? किसी और के हाथ में। जिस दिन किसी ने चाबी घुमाई, जिस दिन किसी ने चाबी घुमाई कि अरे आज तो बहुत उड़ रही है, आज तो बहुत पर लग गया इसको, थोड़ा सा चाबी घुमाओ, थोड़ा सा बोलो इसे, अच्छी नहीं लगी, तभी डिमोटिवेशन आ गया। किसी दिन किसी ने सोचा कि अरे इसको ज्यादा सफलता की तरफ भाग रही है, रोको इसे, तो उन्होंने फिर चाबी घुमाई और हमें मोटिवेट कर दिया और हम रुक गए। तो हमारी चाबी किसके हाथ में है? दूसरे के हाथ में। लेकिन चाबी किसके पास रहनी चाहिए? तो जिस दिन तुम रोबोटिक गुड़िया से इंसान बनोगे, उस दिन हमें पता चलेगा कि चाबी हमारे हाथ में। मुझे जब मोटिवेट होना है तब मैं मोटिवेट होऊंगी, जब मुझे डीमोटिवेट होना है तो कोई बात नहीं, वो मैं हूँ। कोई दूसरा मुझे नहीं डीमोटिवेट कर सकता, कोई दूसरा मुझे कुछ नहीं। आपके अंदर की चाबी आपके पास होनी चाहिए। दूसरे व्यक्ति ने आपको कुछ कहा, क्या उसने आपकी सच्चाई बताई? जैसे अगर मैं अभी आपको बोलूं कि तुम रशियन हो, तो बुरा लगा, अच्छा लगा, क्या हुआ? कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि तुम रशियन नहीं हो, तुम इंडियन हो। तुम्हें पता था तुम इंडियन हो। तो जब जो तुम हो उसका तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, तो इसीलिए सुनना नहीं है ज्यादा। जो सादा सुनता है वो रुक जाता है। जिसने सबकी सुनी उसने कुछ नहीं किया जीवन में, ये याद रखना। सुननी है, कम लोगों की सुननी है जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, सबकी नहीं सुननी है। Ma'am, I am Mr. Asman from class 12. I would like to ask a question. Ma'am, how did you build your self-confidence when you felt low, you were not good enough? जब आपको लगता है कि आप ये चीज करने में असफल है, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को कैसे मतलब ऊंचाई पे ले जाती हैं? तो असफल होना तो नॉर्मल प्रोसेस है। पहली बार में सफल हो जाऊं तो मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है। अगर मैं पहली बार में सफल हो जाऊं किसी चीज में तो मुझे टेंशन हो जाती है कि अरे अगर पहली बार यहाँ पहुंच गए तो इसके बाद तो
मैंने तो 4 बार इंटरव्यू दिए, अरे इंटरव्यू देंगे और प्रीलिम्स, तो इसीलिए। और दूसरी बात, अच्छा एक बात बताओ, जिस व्यक्ति को भूख लगी हो उसने पहली बार आटा गूंथा, बेकार गूंथा, दूसरी बार गूना, फिर बेकार गूना, तीसरी बार कोशिश करेगा? बहुत भूख लगी है और कोई रास्ता नहीं है खाने का, गूनेगा या नहीं गूनेगा? कितने लोग दोबारा तीसरी बार फिर गूनेंगे? लड़के तो फिर दूसरों की तरफ ही देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं कि कोई लड़की खिला देगी खाना तो खा लेंगे, वरना भूखे ही रह जाएंगे। लड़के भी बना सकते हैं, हाथ दोबारा खड़े करो, कोशिश तो करो सीखने की, तो दोबारा बोलेंगे। अच्छा चलो तीसरी बार भी फेल हो गए, पर भूख बहुत तेज लगी है, फिर दोबारा आटा गूंदोगे? भाई गूंदना पड़ेगा क्योंकि भूख लगी है। तो जिसे भूख लगी है वो कितनी बार भी हारे फिर खड़ा होगा। जिसे कहीं और से मिल सकते सिर्फ वही आदमी है जो दोबारा नहीं खड़ा होगा। तो डिपेंड करता है आप कितने हंग्री हैं अपनी सक्सेस के लिए, ठीक है? A very good evening, ma'am. I am Indrani Ghosh, and I would like to confess that I am feeling very lucky to have you here. My question is that what is that one piece of advice you would like to give to the students of our age who are going to give the board examinations in the white? बोर्ड एग्जामिनेशंस आपसे उसके मार्क्स कई दिनों तक पूछे जाते हैं, जब तक अगली सक्सेस ना आ जाए, जब तक अगली सक्सेस ना आ जाए। मेरे बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स पता है? किसी को पता है? अरे किसी को नहीं पता, क्योंकि जरूरत ही किसी ने पूछा ही नहीं। क्योंकि उसके बाद मैंने अगली सक्सेस ले ली थी बीडीएस की, फिर मेरे बीडीएस के मार्क्स किसी ने नहीं पूछे, क्योंकि फिर मैंने सिविल सर्विसेज क्लियर कर लिया था। तो तुम्हारे बच्चों जो बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स हैं वो तुम्हारे तब तक काम आएंगे, तब तक तुम्हारी इज्जत डिफाइन करेंगे, जब तक तुम्हारी अगली सक्सेस ना हो जाए। तो उतने तक इसका इतना मेंटेन करो कि लोग माने कि हाँ ये कर सकती है, ये कर सकती है। जब इसने बोर्ड में मेहनत कर ली तो आगे भी कर लेंगे। तो ये कोशिश करनी है, लेकिन क्या उसके मार्क्स को दिल पे लगा लेना है? क्योंकि मेरे पास तो वो वाले अफसर भी हैं जिनके 70% आए थे, 60% आए थे, और अभी IRS है, IAS है। तो पर फिर मेहनत अलग दिशा में, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट बात क्या है? मेहनत करनी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, लेकिन अगर नंबर कम या ज्यादा कुछ भी रह जाए दिल से नहीं लगाना, क्योंकि अगले पड़ाव पे ये सब भूला जाएगा, ठीक है? गुड मॉर्निंग मैम, आई एम आस्था जायसवाल, और मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने एक वीडियो अपलोड की थी फोमो वर्सेस जोमो, तो उसमें आपने एक एग्जांपल दिया था मछुआरे का। तो मेरा क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट के लिए उसके इंटरेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हम अपना पोटेंशियल डालते हैं, लेकिन क्या पता वो फील्ड हमारे लिए बनी ही ना हो। हम अपना पोटेंशियल डाल रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, और उससे हमें डिप्रेशन हो रहा है। तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हम किस चीज़ के लिए बने, या हमारा इंटरेस्ट किस चीज को करके बड़ी संतुष्टि मिलती है। जैसे अब बहुत सारे लोग बोलेंगे फोन देख के मिलती है। अब देखो फोन देखना तो प्रोफेशन हो नहीं सकता, फोन देखने के पैसे नहीं मिलते, उससे जॉब भी नहीं मिलती, है ना? उसको छोड़ दो। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोडिंग करके मजा आता है तो कौन सा आपका करियर होना चाहिए? इंजीनियरिंग। अगर आपको खून से डर नहीं लगता, आपको सर्जरी करके दूसरों की तकलीफें सुन के उन्हें दूर करने में मजा आता है, आपको बीमारियों के बारे में, उनके इलाज के बारे में पढ़ने में मजा आता है, तो आपको कहाँ जाना चाहिए? डॉक्टर बनना चाहिए। अगर आपको देश को सुधारने की इच्छा जागी है, आपको लगता है कि ये अस्पताल ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं, ये लड़कियों का जो पोषण है वो क्यों नहीं ढंग से आ रहा है ना, ये सारी चीज़ों पे आपको काम करने का मन कर
तो आपका कौन सा करियर होना चाहिए? सिविल सर्विसेज। और अगर आपको इनमें से कुछ नहीं करना, आपको लगता है मुझे कुछ नया खड़ा करना है स्क्रैच से, तो बिजनेस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपके दिल की इच्छा बताएगी कि मुझे ये करना है, जिसके लिए आप मेहनत भी करो तो आपको दुख ना हो। हार तब भी सकते हो, जीतने की तो कोई गारंटी किसी में नहीं होती, लेकिन मेहनत उस दिशा में करनी चाहिए जहां मेहनत ना लगे, हमारे को मेहनत करते हुए भी आनंद रहे। जैसे सिविल सर्विसेज में मैं क्लियर नहीं भी करती तो मैं कभी दुख नहीं मनाती, क्योंकि मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी को जिया है, उसे एंजॉय किया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एंजॉय करते हैं उस प्रोसेस को, सीखने को। तो अगर आपको वैसा है, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग मैम, माई सेल्फ कशिश गौर एंड माई क्वेश्चन इज कि एक IAS ऑफिसर बनने के लिए एक पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले तो जिगरा, क्योंकि रिस्की गेम है ना, रिस्क तो है, क्योंकि अगर बन गए तो वाह वाह, नहीं बने तो लोग कहेंगे अरे बड़ी गई थी कलेक्टर बनने, है ना। तो वो एक रिस्क तो है, लेकिन दूसरा डिटर्मिनेशन होनी चाहिए आपके अंदर, लगातार पेशेंटली काम करने की शिद्दत होनी चाहिए। जिन लोगों के साथ ऐसा है कि आज उन्हें एयर हॉस्टेस बनना है, अगले दिन प्रधानमंत्री, उसके अगले दिन डिजिटल कोडर, उसके अगले दिन यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, जिनके गोल बड़े जल्दी चेंज होते हैं, और जिस दिन वो किसी MBA से मिलते हैं उन्हें लगता है कि MBA कर लेती हूँ, और जिस दिन किसी और से मिल लेते हैं, वो व्यक्ति सिविल सेवा में अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि सिविल सेवा में लगातार कई साल मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके अंदर वो ठहराव होना चाहिए कि मेरे को यही करना है, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। बाकी सारी स्किल्स सीखी जा सकती है, सिर्फ यही 2 चीजें चाहिए। Good evening, ma'am. Ma'am, my question is, how to make consistency in life? How to bring consistency in life? Without consistency, you can have nothing in life. Without discipline and consistency. जैसे रोज ब्रश करते हो, क्यों? अरे क्यों करते हो रोज ब्रश? नहीं करोगे तो क्या होगा? दांत खराब हो जाएंगे ना। रोज खाना खाते हो, क्यों खाते हो? नहीं खाओगे तो क्या होगा? भूख लगेगी, भूखे रह जाओगे, तो इसलिए रोज करते हो ना। तो जिस दिन आपको आपके गोल्स दिखने लग जाते हैं, तो आपको ये भी दिखता है कि अगर आज मैंने मेहनत नहीं करी तो मैं अपने गोल से 2 फुट दूर हो गई, आज भी नहीं करी तो 2 फुट दूर और हो गई। तो जिस दिन आपको ये नजर आने लगता है, उस दिन आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो, कंसिस्टेंटली अपने गोल के लिए मेहनत करते हो, क्योंकि आपका गोल एक दिन में नहीं बनता। कैसे बनता है? रोज थोड़ा थोड़ा, जैसे बच्चा बड़ा होता है। मेरा बच्चा 4 साल का यहाँ पे घूम रहा है, ऐसे थोड़े ना आया था दुनिया में, रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, रोज मेहनत लगती है, रोज शिकायतें भी होती है, रोज मेहनत लगती है। उसी तरह से आपका करियर, आपका गोल, आपको रोज थोड़ा नर्चर करना पड़ता है, रोज सैक्रिफाइस करना पड़ता है। गुड इवनिंग मैम। कहाँ गया माइक? सर, अच्छा, मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ और मेरा क्वेश्चन ये था कि नंबर जो होता है वो नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता है, फिर भी सारे लोग नंबर ही पूछते
पूछते हैं और जो नंबर होता है वो हमारे नॉलेज के हिसाब से तो कॉपी में लिखाता है, फिर उसी हिसाब से हमें नंबर भी मिलता है। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो नॉलेज होता है वो नंबर पे कोई डिपेंड नहीं करता है? कौन बोला? मिलता है सुनने के लिए कि जो नंबर होता है वो हमारे नॉलेज के लिए मैटर करता है। नंबर नॉलेज पे मैटर करता है, आपकी मेहनत पे भी मैटर करता है। मैंने बोला ना कि युद्ध में कोई तो जीतेगा कोई तो हारेगा। जरूरी नहीं है कि जो हार गया वो जीत नहीं सकता था। कुछ चीज तो चांस पे होती है, जिसे आप लक कह लेते हो, चांस कह लेते हो, वो तो होता है। लेकिन महाभारत में भी कौरवों के भी कोई योद्धा थे जो हारे, लेकिन आज भी हम उन्हें योद्धा कहते हैं। कौन थे बताइए? कौरवों के कौन से योद्धा थे? कौरवों की तरफ से कोई योद्धा थे? कर्ण, और बताइए? भीष्म, दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब हार गए, लेकिन फिर भी योद्धा तो थे। आज भी इनके बारे में कहा जाता है इतने बलिष्ठ, इतने यानी डिजर्विंग थे। अगर धर्म साथ होता तो जीत जाते, ठीक है, लक साथ होता तो जीत जाते। उसी तरीके से हम सबको उतनी मेहनत, उतनी नॉलेज जरूर रखनी चाहिए कि हमारे अंक थोड़े कम भी रह जाएं तो भी हमें ये पता हो कि हम योद्धा तो हैं। मैं सक्सेस डिजर्व तो करती हूँ, इस बार नहीं तो अगली बार नहीं तो उसके अगली बार, लेकिन अपना टाइम भी आएगा। तब कभी कभी अंक थोड़े कम बीच में रह सकते हैं, लेकिन वो आपकी मेहनत की दर्शाता है। वो आपका क्या दर्शाते हैं नंबर? कि इसने मेहनत करी, उससे ज्यादा अंकों का कोई मोल नहीं है। ओके, अब सवालों का क्रम समाप्त किया जाए। मैं मैम से कुछ बच्चों को सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहूँगा जो क्लास के फर्स्ट रैंकर्स में से थे। क्लास 6 से अंकित गुप्ता, ये याद में रहेंगे। मैं टीम से कहूँगा कि बच्चों के लिए स्टूडेंट्स मोमेंटो जो है वो लेते हैं। अंकित गुप्ता क्लास 6, क्लास 7 अमन, क्लास 81 जानवी जायसवाल, 82 अनुपमा कुशवाहा, क्लास 91 शिवांगी चौरसिया, क्लास 92 श्वेता कुशवाहा, 93 साक्षी गुप्ता। ये बच्चे आते रहे, इनमें